गुड इवनिंग। ज्योतिष संबंधी इस आप लोग, मैं नहीं जानता कि मैं ज्योतिष के साथ में न्याय करूंगा, क्योंकि 1.5 दशक से ज्यादा ज्योतिष पढ़ी है। साल मैंने पढ़ी, मूल्यवान 13 साल अपने जीवन के, प्राथमिक 13 साल और कार्य तक मैंने ज्योतिष किया। और मेरा इस था वो सिद्धांत ज्योतिष था, इसे सामान्य भाषा में गणित कहते हैं, गणित ज्योतिष, जिसके आधार पर पंच ये जिसके जरिए जो मध्यकाल की जो गणित प्रणाली थी, प्राचीन काल की जो गणित प्रणाली थी, उन विभिन्न किस्म की गणित की प्रणालियों का अध्ययन होता है। अब संयोग की बात देखिए कि पढ़ने गया था ज्योतिष, लेकिन मेरा भाग्य खराब देखिए। अब हुआ ये, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष यानी क्लास 11 में मैं एक साथ 3 विषयों में फेल हो गया। मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। 8 साल में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी फेल नहीं होता, और मैं 5, और ये मेरे लिए जिसे कहें कि परेशानी की चीज थी। और मैं फेल क्यों हो गया? मैं फेल इसलिए हो गया कि ये तय किया अपनी सुविधा के लिए कि जो परीक्षाएं देते हैं तो किताबों में जैसा है वैसा देते हैं। परीक्षा दे आते हैं तो सबकी कॉपियां, तो मैंने अपनी तरफ से ये निर्णय, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में क्लास 11 में संस्कृत, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी जो परीक्षा वे अपने संस्कृत का गद्य बना के लिखूंगा। जो प्रिंटेड, जो किताबों में संस्कृत का अर्थ, व्याख्या, अन्वय, समास वगैरह रहता है, नहीं लिखूंगा। और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आगे से कोई भी चीज रटूंगा नहीं। वो दिन और आज का दिन, उस बार मेरा नुकसान ये हुआ कि मैंने परीक्षा दी और मैंने ठीक से उत्तर लिखे थे, लेकिन जो मेरे परीक्षक थे वो उन्होंने कॉपी लीक और फेल कर दिया। सिर्फ 2 विषय में संयोग से फेल नहीं हुआ, एक तो ज्योतिष था और एक हिंदी था। बाकी 3 विषय में मुझे फेल कर दिया गया। और इस संस्कृत के इतिहास में ये विरल घटना से गधा विद्यार्थी भी पास हो जाता है, वो कभी फेल ही नहीं। तो अब जब मैं फेल हो गया तो मैं रेगुलर लगा, तो अब मेरे पास में पढ़ने पाठ्यक्रम था, वो मेरा पढ़ा हुआ, उसे दो के शिक्षक थे, वो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, संकटा प्रसाद उपाध्याय। और मथुरा में माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय बहुत ही बेहतरीन विद्यालय। उसमें न्याय के थे, दर्शन के थे, वेद के थे, संस्कृत साहित्य के थे, व्याकरण के थे, हिंदी के थे, अंग्रेजी के भी थे, यानी हर विषय के शिक्षक अलग अलग थे और उनको प्रॉपर पे मिलती थी। उस विद्यालय के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन जो मेरे जो शिक्षक थे वो बहुत ही बेहतरीन विद्वान थे और उनके टेक्स्ट पर बहुत मजबूत पकड़ थी। वे शास्त्र के एकदम मर्मज्ञ विद्वान थे। तो मैंने अपने शिक्षक से कहा कि गुरुजी बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो समय नहीं कटेगा, सो बेहतर यह है कि इस बीच में फलित ज्योतिष पढ़ लूं मैं। तो उनका पढ़ लो, मैंने कहा टाइम पास तो होगा इससे कम से कम, और ये भी होगा कि मेरा फलित ज्योतिष मेरा
अध्ययन का क्षेत्र नहीं रहा है। मैं अगर उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में यानी क्लास 11 में फेल ना हुआ होता तो मैं ज्योतिष नहीं। मैंने क्लास 11 में ही मैंने ज्योतिष की बढ़िया से बढ़िया किताबें थी, पढ़ाई जाती थी, मैंने अध्ययन किया, चलता रहा। और मैं मेरे शिक्षक की जो थे उनकी मथुरा में बहुत शानदार प्रैक्टिस थी ज्योतिष की। शहर का हर प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके घर आता था और उनकी बहुत अच्छी इनकम थी उस जमाने में। आप सोचिए, ये घटना बता रहा हूं मैं 1967-68 की। ये मैं जब वहां पढ़ने गया था, तो जब मैं क्लास 11 में फेल हुआ तो अराउंड 71-72 की घटना है ये। तो उनके पास में ज्योतिष का बहुत काम रहता था और मैं उनके काम में हेल्प करता था। लेकिन जैसा कि नियम है ज्योतिष का, नया ज्योतिषी और पुराना हकीम ये बहुत काम का होता है। नए ज्योतिषी को योग रटे होते हैं, उसकी दिमाग बहुत चलता है उसका। तो बहुत सारी जब भी पेच आते थे तो हमारे गुरुजी जो थे वो बीच बीच में कहते थे, अच्छा जरा तुम बताओ देखे। मैं शाम को जब वो कुंडली देखते थे लोगों की, लोगों का भविष्य फल कथन कहते थे, मैं उनके पास भी जाता था, बैठता था, देखता था, उनकी हेल्प करता था। इवन यहां तक कि वे जो मुझे कुंडलियां बनाने के लिए, और मेरी कुंडली बनाने की स्पीड ये थी, पहले कंप्यूटर नहीं था, वो जो लंबी कुंडली होती है मैं सिर्फ 30 मिनट में वो कुंडली पूरी बनाता था। अच्छे बुरे सभी तरह के लोगों को ज्योतिष को लेके सहयोग किया। ज्योतिष पढ़ते हुए मुझे बार इस बात की अनुभूति हुई, ये जबकि मेरे पिता ने मुझे ज्योतिष पढ़ने के लिए भर्ती किया ही, कमा के दूंगा। मेरे पिता वेद के विद्वान थे, वो पूजा पाठ ये सब कराएंगे। मंदिर था उनके, वो ज्योतिष नहीं जानते थे, वो उनका सबसे कमजोर पक्ष था। तो उन्होंने अपने कमजोर पूर्ति के लिए मुझे संस्कृत पाठशाला में भर्ती किया, मुझे मॉडर्न स्कूल में भर्ती नहीं किया। कहा और मैंने अच्छे बच्चे की तरह ज्योतिष पढ़ी। आप जस्ट सोचिए, 72-73 मेरी फीस थी कुंडली देखने की, 300 रुपए पर कुंडली मुझे पैसे मिलते। मैं बहुत अच्छा फलादेश कहता था। लेकिन जीवन के यथार्थ अनुभव और शास्त्र के ज्ञान ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि ज्योतिष मेरी आजीविका नहीं हो सकती। यथार्थ के अनुभव ने, मैंने गणित जरूर पढ़ी है बचपन, विज्ञान के आधुनिक बात पढ़ी, लेकिन ज्योतिष का काम करते करते ज्योतिष में उनके पढ़ने में लग गए थे, स्पेशलाइजेशन का मामला था। तो मैंने ये तय कर रखा था कि मैं जब तक सिद्धांत ज्योतिषाचार्य नहीं बनूंगा तब तक मैं इस कॉलेज से निकलूंगा नहीं। और मैंने इस बीच में उसकी रेगुलर पढ़ाई की, रेगुलर परीक्षाओं में पास हुआ। और संयोग की बात कि मैं गुड सेकंड क्लास के नंबर आते थे मेरे, कभी फर्स्ट क्लास के नंबर नहीं आए मेरे। हाँ, एक विषय में मेरे फर्स्ट क्लास के नंबर थ्रू आउट रहे, पूरे लाइफ कैरियर में रहे, वो था ज्योतिष। ये पृष्ठभूमि बताने के पीछे बस सिर्फ ये मकसद है कि मैं जब ज्योतिष पर बात कर रहा हूं तो मैं खाली पंचांग देखने वाला ज्योतिषी नहीं हूं। मैंने ज्योतिष के सभी प्रमुख आचार्यों को गुरुमुख फर्श पर बैठकर पढ़ा है, परीक्षाएं दी। डग्गे मारी
उच्छिष्ट ज्ञान अर्जित नहीं किया ज्योतिष का। ज्योतिष मेरा बहुत प्रिय क्षेत्र है, मैं उसमें बहुत, ज्योतिष से मेरा सबसे पहले वो जिसने मुझे आदमी बनाया ना है, मैं सबसे शेयर करता हूं, आपसे भी शेयर करूंगा मैं। वो लोग ज्योतिष पर बहुत, वो लोग, मैं आस्था का सम्मान करता हूं जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं। कोई आता है तो मैं उसकी मदद करता हूं, मैं कभी दक्षिणा नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूं शाही नहीं होती इसे सहयोग करने में। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे हिंदुस्तान के, तो वो एक दिन अपने चेले चपाटों को लेके, अपने चमचों को लेके सुबह ही सुबह मेरे गुरुजी के तो उन्होंने मेरे गुरुजी से पूछा कि मेरे 9 ग्रह में से 7 ग्रह नीच के हैं, मुझे ये बताओ कि मेरे इतने ग्रह खराब हैं। अब मेरे गुरुजी के पसीने छूटे हुए, उनकी समझ में ही नहीं आया कि जिसके इतने ग्रह खराब हों वो आदमी अरबपति कैसे, जबकि ज्योतिष के तो ग्रंथों में लिखा हुआ है एक ग्रह खराब होता है जीवन, और इसके तो 9 में से 7 ग्रह नीच के। मैं उन इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, क्योंकि वो सिर्फ ये पता करने के लिए वो अरबपति क्यों है इतने ग्रह खराब के बावजूद, वो हमेशा प्रमाण चाहिए बाकायदा, क्योंकि वो ज्योतिष जानता था। तो मेरे गुरुजी ने कहा मेरा एक शिष्य है वो थोड़ी देर में आएगा, तब तक बैठिए आप। वो इंतजार कर रहे थे, मैं पहुंचा, मैं डेली स्कूल जाता था अपने टाइम पर, तो मैं देखा क्लास में मैं जब क्लास में गया तो देखा कि वहां लोग बैठे हुए हैं, सेठ जी बैठे हुए, उनके साथ 5-7 उनके असिस्टेंट बैठे हुए हैं, और गुरुजी ने कहा अच्छे टाइम पर आ गए तुम, बैठो जल्दी से। उन्होंने मेरा परिचय कराया। मैं क्लास 11 में पढ़ता था जिस वर्ष मैंने ज्योतिष सीखी। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि बहुत जटिल समस्या है, बोले कि इनकी कुंडली हमने देखी है, इनकी कुंडली में 9 में से 7 ग्रह नीच के हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि ये अरबपति कैसे हैं, किस कारण से, किस ग्रह की वजह से हैं, ज्योतिष का कारण बताओ। अब मेरे समझ में नहीं आया कि जब मेरे गुरुजी को इसका उत्तर नहीं मालूम कि ये आदमी अरबपति क्यों है, और इसका मतलब है मामला बहुत जटिल है, और मेरे गुरुजी मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि ये आदमी अरबपति क्यों है। तो मैंने एक 20-30 सेकंड तो सोचा, फिर मुझे लगा कि एक जुआ है, खेलना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है बताना। तो मेरे गुरुजी ने कहा इसीलिए तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारी बुद्धि बहुत चलती है तो तुम सही उत्तर दोगे। तो मैंने सही उत्तर दिया उनको। मैंने अपने गुरुजी से कहा कि मेरे गुरुजी हाथ नहीं देखते थे, मैं हाथ भी देखता था, मैं रमल भी फेंकता था, मैं ज्योतिष के जितने भी स्कूल है सब मैंने सीख लिए थे। तो मेरे लिए तो गेम था, मैं खेलता था, जैसे पतंग उड़ा खेलता था, मेरे लिए ज्योतिष भी एक गेम था और मैं उसे गेम की तरह लेता रहा हूं। तो मैंने अपने आदमी का हाथ देखिए, इसके 5 सन लाइन होनी चाहिए। सन लाइन का मतलब जो ये दूसरी उंगली के नीचे की जो जगह है ये हाँ सन लाइन होती है। तो हाथ में जरूर 4 से अधिक सन लाइन होनी चाहिए। मेरे गुरुजी ने देखा और करीब
नहीं, वो आदमी फ्लैट, तो बिल्कुल एकदम ऐसा लट्टू हुआ कि कमाल का ज्योतिषी है ये, जो गुरुजी नहीं बता पाए वो चेले ने बता दिया। अच्छा, वो जैसे कहें कि गुणाक्षरण न्याय से सही बात हो गई। जानते हैं गुणाक्षरण न्याय दर्शन में किस चीज को कहते हैं? ज्ञान नहीं होता अक्षर का, गुण तो काट को खाती रहती है बस। तो काट को खाते खाते घुन कभी कभी करती क्या है कि वो कुछ अक्षर लिख देती है, कहीं क लिख दिया, कहीं म लिख दिया, तो इसे न्याय शास्त्री कहते हैं गुणाक्षरण न्याय। सो गुणाक्षरण न्याय से मेरी बात सही हो गई और उसने मुझे सबसे बड़ा झटका दिया। मैंने ज्योतिष पढ़ना नहीं छोड़ा, लेकिन ज्योतिष के बारे में मेरी पहली शिक्षा यह हुई कि ज्योतिष जानो तो सही, लेकिन ज्योतिष मानो मत। ज्योतिष मानना दो अलग अलग चीजें हैं। हमें ज्योतिष को भी चाहिए, लेकिन हमें ज्योतिष को मानना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करें? जो लोग ज्योतिष को, क्या उन्हें आहत न दें? नहीं, मैं इसके एकदम पक्ष में नहीं। मैं ज्योतिष जानता लेकिन ज्योतिष मानता नहीं। और ये जो मेरी शिक्षा थी, इसने मेरी जिंदगी का पूरा परिदृश्य और नजरिया बदल दिया। अच्छा, कोइंसिडेंट देखिए, जो भविष्यवाणी करते थे वो भविष्यवाणियां घटती थी, होती भी थी सही, कुछ नहीं भी होती थी। तो ज्योतिष में ये बहुत ही कॉमन चीज है कि आप जो बता रहे हैं वो घटेगा भी और नहीं भी घटेगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी अगर घटती नहीं है तो इससे ज्योतिषी की इज्जत नहीं जाती। दूसरी चीज, ज्योतिष शास्त्र तो है लेकिन विज्ञान नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान है, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है। ज्योतिष शास्त्र तो है, वहां एक ढांचा है, एक सिस्टम है, वहां एक सोचने का और चीजों को देखने का, व्यक्ति को। ज्योतिष शास्त्र तो है लेकिन विज्ञान नहीं है। वहां चीजों को देखने का जो एक ढांचा है, जो कि कई हजार साल में, करीब 1,500 साल में वो चीज 2,000 साल में विकसित हुई है। ये एक ढांचा तो है, वहां परंपरा है, अनुभव के आधार पर ज्योतिष लगातार समृद्ध होती रही है। हर ज्योतिषी के अपने अपने अनुभव बहुत अच्छे हैं। हर ज्योतिषी के पास में कुछ न कुछ नया बताने के लिए भी होता है। उसके पास में नए योग भी बनते हैं जिन्हें वो अपने एक्सपीरियंस, जो पहले की जो एजुकेशन है उसके लिहाज से। इसलिए जो चीज समझने की है वो ये कि ज्योतिष जानो तो सही, मानो मत। ज्योतिष विज्ञान नहीं है, बल्कि अगर मुझसे कहने को कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कि ज्योतिष ट्रेडिशनल किस्म का एक मनोविज्ञान है, एक परंपरागत मनोविज्ञान है जो कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में व्यक्ति की मदद करता है। यह ज्योतिषी के ऊपर है कि वो कितना अच्छा रीड कर पाता है। यह आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। ये जैसे अभी मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा है, ये अरे शादी क्यों होती है, इसका कोई ग्रह से संबंध नहीं है, लेकिन बना दिया है। तलाक क्यों होता है, इसका भी ग्रह से संबंध नहीं है,
शादी होने के कारण कुंडली के बाहर है समाज में, उसी तरह तलाक होने के कारण भी कुंडली के बाहर है समाज में। एक अच्छा चतुर ज्योतिषी वो खाली उनको ग्रहों के साथ में लॉजिकली ऐड कर देता है। कैसे ऐड उसे डीलिंग करता है, मैं उसका एक और अनुभव बताऊं। जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय, अभी भी है ये समस्या, और ये बतानी क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशनल किस्म के लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में अभी भी विश्वास करते हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा है समाज का जो विश्वास करता है। हमारे गुरुजी के यहां जितनी कुंडलियां आती थी शादी के लिए मिलने के लिए, उनके ग्रह मिला के, उनकी कुंडली मिला के शादी करने के लिए, तो उसमें पता चलता था कि ज्यादातर लड़कियां मंगली होती थी, और मंगली लड़कियों की शादी बड़ी मुश्किल से होती थी। मेरी एक रीडिंग रही है, ये वैज्ञानिक रीडिंग नहीं है, ये मेरी ज्योतिष की रीडिंग है, ज्योतिष के आधार पर, और जो मैंने लड़कियां जैसी देखी हैं उसके आधार पर। जो मंगली लड़कियां होती हैं वो जनरली ज्यादा स्मार्ट होती हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि जो मंगली लड़की है उसकी शादी में सबसे ज्यादा बाधा आती है, क्योंकि फलादेश फिक्स है कि जो लड़का मंगली है अगर है ज्यादा ग्रह से, यानी लड़के लड़की के दोनों के मंगली ग्रह देखे जाते हैं मिला के, तो अगर लड़का ज्यादा ग्रह से मंगली है तो वो लड़की को खा जाएगा, और लड़की ज्यादा मंगली ग्रह से मंगली है तो वो लड़के को खा जाएगी। और इस चक्कर में मतलब मंगली का जो ही पता चलता है उसके बाद में शादी रुक जाती है। सारे चीजें ठीक रहती हैं लेकिन वो शादी अटक जाती है, नहीं शादी, मंगली लड़की शादी नहीं करेंगे। अब जब मैं ये 12 पास कर चुका था, शास्त्री प्रथम वर्ष में आ गया था, तब ये समस्या बहुत तेज थी मेरे सामने। और मेरे दिमाग में शुरू से एक प्रवृत्ति रही है, फॉर्म की प्रवृत्ति रही है, जहां भी जिस रूप में जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या बदला जा सकता है। वो उसी के चक्कर में मैं मार्क्सवाद तक चला गया। तो मैंने अपने गुरुजी से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मंगली लड़कियों के और मंगली लड़कों की शादी करा दी जाए और इसमें कुछ ना हो, व्यवधान ना हो। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि हो कैसे सकता है, कि इसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए, पता तो चले। कोई प्रमाण नहीं है, लोग प्रमाण मांगते हैं, कैसे होगा ये सब, खोजो तुम प्रमाण, तुम भी खोजो, हम भी खोजते हैं, कुछ करो। तो मैंने कहा ठीक है, तो खोजबीन शुरू हुई। और मैं, चूंकि मुझे आदत थी किताब पढ़ने की, तो मैं ज्योतिष की ही किताबें पढ़ता था पहले, ज्यादा तो और कुछ पढ़ता नहीं था। तो उस खोजबीन में मुझे एक जगह एक प्रमाण मिल गया। प्रमाण यह था कि जब लड़की के पीरियड शुरू हो जाएं तो उसका मंगली दोष नहीं होता, और जब लड़के का यज्ञोपवीत हो जाए तो उसका मंगली दोष नहीं होता। हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से लड़के का जनेऊ 8 साल की उम्र तक हो जाता था, और लड़की के पीरियड 11-12 साल की उम्र से मोटे तौर पर शुरू हो जाते थे। तो अब हमारे तर्क, अब मेरे गुरुजी जब भी मौका लगे, जब भी कोई ऐसी घटना आए, अपने लेटर हेड पे बाकायदा लिखें, नहीं कर सकते, कोई नुकसान नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिन लड़कियों की कुंडलियां लोगों ने रिजेक्ट कर दी मंगली होने की वजह से, उन कुंडलियों को मिलाया गया और हम लोगों ने जबरदस्ती शादी कराई कि कोई मंगली दोष नहीं हो, और वो शादी सक्सेसफुल रही। तो क्वाइट पॉसिबल। तो पहली चीज जो समझने की है वो ये कि एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज निश्चित नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का कोई भी किसी भी ग्रह का फलादेश शाश्वत नहीं है। सारे फलादेश अनिश्चित हैं, और अनिश्चित हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीज तय है, वहां हर चीज तय नहीं है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी पर बात करते समय ये जहन में रहनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि जो ज्योतिष
में कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आए हैं? जहां तक मेरी हैं, जो जगह जगह दुकान खोल के बैठे हैं, उनमें से अधिकतर लोग डिग्री होल्डर नहीं है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन मेरे जैसे लोग हैं, कम लोग हैं लेकिन पढ़ाई की थी। मैं कह सकता हूं आपसे कि एक बार तो उसमें स्पेशलाइजेशन है, उसमें आपको 7-8 साल तक उसी में रहना होगा, आप शिफ्ट नहीं कर सकते, और उसमें कोई दूसरे स्ट्रीम का व्यक्ति आ नहीं सकता। तो जिस समय मैं सिद्धांत ज्योतिष से आचार्य होकर निकला विद्यालय से 79 में, उस समय सिर्फ 12 विद्यार्थी पास हुए थे पूरी यूनिवर्सिटी में। पढ़ा हूं मातृ चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय, वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का सबसे बेहतरीन कॉलेज और ज्योतिष विभाग टॉप कॉलेज। और रहा है कि वहां से जितने भी विद्यार्थी निकले सिद्धांत ज्योतिष, वो अब इस पूरे प्रसंग में इस चीज को यहीं छोड़ रहे हैं, और मैं एक बहुत ही विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं और रखना चाहता हूं तो है वह किस किस्म का मनोविज्ञान है, और वो हीलिंग का काम करता है, तौर पर लोगों की मदद करता है, उसका शास्त्र तो है। उसका एक छोटा से आप उस अवैज्ञानिकता के बीच का फर्क समझ सकें। शुक्राचार्य कहते थे जो दिखाई भी दे, मसलन 9 राशि 25 9 राशि 25 अंश पर ही मिलना चाहिए। यह नहीं हो कि सूर्य 9 राशि 25 अंश की बजाय 26 अंश पर मिले, 27 पर मिले, 28 पर मिले, इसका मतलब है गणित नहीं है। यानी गणित और यथार्थ की एकता। ज्योतिष का आधार क्या है? पर उस ग्रह उसी जगह मिलना चाहिए। अगर ये ज्योतिष विज्ञान है, और ज्योतिष विज्ञान भी पंचांग अभी प्रचलन में है, वो नक्षत्र वेद बड़ा डिस्टरबेंस है, और ये आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में ज्योतिष हिस्टोरिकल और साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो शायद ज्योतिष को समझने में मदद मिलेगी और ज्योतिषी को भी समझने में मदद मिलेगी। देखिए, शुरू में पर बातचीत करते समय देखना चाहिए, हिस्टोरिकली देखे बिना ज्योतिष समझ में नहीं आएगी। एज ए डिसिप्लिन ज्योतिष का कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है, ज्योतिष का अंधविश्वासों से भी कोई संबंध नहीं है, ज्योतिष का भाग्यवाद से संबंध है, ज्योतिष का पुनर्जन्म से संबंध है, ज्योतिष का भूत प्रेत पिशाच विद्या से भी कोई संबंध नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं संबंध नहीं है तो इसका मतलब संबंध नहीं है, क्योंकि ज्योतिष की, फलित ज्योतिष की जिन लोगों ने मान्य जो आचार्य रहे हैं, जो किताबें लिखी हैं, कहीं पर भी वहां कर्मकांड का, पौरोहित्य का, ये तमाम चीजों का जिक्र नहीं है। क्यों पैदा हुआ ये, और क्यों इतना जनप्रिय है ज्योतिष? ज्योतिष यही जनप्रियता के दो बड़े कारण हैं। बहुत ताकत, मैं अपने दोस्तों को भी नहीं
कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, तो वो कहते हैं पढ़े क्यों? जाहिर है कि प्रमाण तो है, पढ़े। ज्योतिष के कुछ पैदा होने के हिस्टोरिकल कारण थे कि जिसकी वजह से ज्योतिष जन्म लिया। हम कभी उन ऐतिहासिक कारणों को जानना नहीं चाहते। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। उसके पहले मैं एक रेफरेंस जरूर बोलना चाहूंगा आपको, जिसे समझ में आए। हिंदी की परंपरा में 3 ऐसे विद्वान लेखक हुए हैं जो कि ज्योतिषाचार्य थे, जिनका संबंध था। सुधाकर द्विवेदी थे, अच्छे हिंदी के विद्वान थे, लेकिन सुधाकर द्विवेदी साथ साथ ज्योतिष के भी बहुत बड़े विद्वान थे। और उनकी एक लिखी किताब सर्वानंद करणम, वो बाकायदा सिद्धांत ज्योतिष के आचार्य में अंतिम वर्ष में पढ़ाई जाती थी। बहुत महत्वपूर्ण किताब थी। वो हिंदी के भी विद्वान थे। हिंदी के दूसरे विद्वान थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो ज्योतिष के भी बहुत बड़े विद्वान थे। और हिंदी के 3 बहुत बड़े विद्वान थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने हिंदी भी पढ़ी हो, हिंदी का विद्वान तो मैं नहीं हूं, न मैं जो, और ये मैं मॉडेस्टी में नहीं कह रहा हूं, मैं सचमुच में, तो मुझे कोई इस तरह से विद्वत्ता के लिहाज से इल्म नहीं है। शालिनी जी, ये जो जन्म जन्मांतर की बात है, इसका संबंध पूर्व जन्म की धारणा से है। अगर पूर्व जन्म की धारणा हटा दी जाए तो है। कभी आराम से हम लोग डिटेल्स में बात, लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा तो नहीं है हम लोगों के पास में अपनो इनलाइटेंड करने के अलावा। दूसरी तरफ ज्योतिष पर मार्क्सवादियों ने विचार नहीं किया कभी, सिर्फ एक मार्क्सवादी ने विचार किया। संयोग की बात है कि उसका बहुत बड़ा नाम था और वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के संस्कृति अध्ययन केंद्र का बहुत बड़ा विद्वान था। उसका नाम था एडोर्नो, जो सोशलॉजिस्ट भी था बहुत। तो जब वो हिटलर के हमलों के समय जब वो जर्मनी छोड़कर भागे और अमेरिका में रहने लगे, तो उन्होंने जो दैनिक अखबार होते हैं, उन दैनिक अखबारों में जो भविष्य फल छपता है, उस भविष्य फल को पढ़ने के बाद उनके दिमाग में चीजें कुछ जगी, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी। वो एकमात्र पुस्तक है किसी मार्क्सवादी की ज्योतिष के बारे में लिखी गई पुस्तक। मैंने भी 2 किताबें लिखी थी पहले गरीबी में। जब मैं जेएनयू आया था आचार्य करके, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, जो कि मैं बोल चुका हूं आपसे। तो उस समय मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि ज्योतिष की कोई किताब लिखवा ले तो मैं लिख देता हूं, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो एक ने पब्लिशर ने हाँ कर ली, तो मैंने उसके लिए 2 पुस्तकें लिख दी, तो मुझे कुछ पैसे मिल गए। मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 5 लिखूंगा, लेकिन मैं लिखी नहीं, मैंने 2 ही लिखी। वो मेरे खाते में भी हैं। और की बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी साहित्य, उन्होंने ज्योतिष, मैंने भी साहित्य बाद में पढ़ा, पहले ज्योतिष पर लिखा। इस मामले में मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस मामले में मैं एडोर्नो का पक्का शिष्य हूं कि मार्क्सवाद पढ़ने के बाद में लिखा और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखा। मेरे वो ब्लॉग में आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि ज्योतिष
एक शास्त्र तो है, विज्ञान नहीं है। एक अच्छा ज्योतिषी आपको मनोवैज्ञानिक मदद तो कर सकता है, लेकिन वह आपका भविष्य नहीं बना सकता। क्या करें? ज्योतिष पढ़ें कि ना पढ़ें, ज्योतिष पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। हमारे जो मार्क्सवादी दोस्त हैं उनका मानना है कि ज्योतिष नहीं पढ़ना चाहिए और ज्योतिष नहीं बताई जानी चाहिए। बड़े नाराज होते थे, जब जेएनयू में पढ़ता था बड़े नाराज होते थे, और मैं उसकी ताकत जानता था। मैं ज्योतिष की ताकत को आज भी जानता हूं कि ज्योतिष को मानने वाले बहुत लोग हैं, ज्योतिष को न मानने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं एक वाकया सुना रहा हूं आपको, और जेएनयू का वाकया सुना रहा हूं जब बीजेपी नहीं थी वहां। संस्कृत विभाग नहीं खुला था, ज्योतिष की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई थी कोई भी ऐसी। हमारे एक दोस्त ने, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, हमारे एक दोस्त ने आके कहा मुझसे कि एक सेंटर में लड़कियां लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में तुम्हें वोट नहीं देंगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनमें सब लड़कियां भी प्रोफेसर हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं। उनका तर्क क्या है? उनका कि जब भी आता है मार्क्सवाद की बातें करता है, कम्युनिस्टों की बातें करता है, और कोई बातें नहीं करता और कोई विषय नहीं होता, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे वोट नहीं देंगे। तो मैंने अपने जो मित्र कॉमरेड थी उससे कहा, तुम एक काम कर दो, तुम किसी भी तरह से उनकी नॉलेज में डाल दो कि मैं ज्योतिषी हूं, बाकी मैं देख लूंगा। उसने वही किया, उसने क्लास में बोल दिया, उसने मुझे बताया कि मैंने बता दिया है। तो मैं ठीक है। मैं एक दिन बाद फिर गया क्लास में कैंपेन करने, मेरे साथ पैनल था पूरा। तो मैंने पूछा क्लास में, अपना जैसे होता है हम लोग अपना परिचय देते हैं, फिर उसके बाद में पॉलिटिक्स बताते हैं, जो बताई तो उसने, एक लड़की ने खड़े होकर पूछा कि हमने सुना है तुम ज्योतिषी हो। मैंने कहा हाँ ज्योतिषी हूँ। अब मेरे साथ में जो कॉमरेड थे वो अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या बकवास हो रही है ये। तो मैंने कहा हाँ मैं ज्योतिषी हूँ, बताओ क्या बात है। तो बोले कि क्या तुम हमारा हाथ देख सकते हो? तो मैंने कहा हाँ मैं हाथ देख सकता हूँ आपका, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। तो सारी लड़कियां एकदम उछल गईं कि उन्होंने कहा कि हम सबका हाथ देख दो। तो मैंने कहा हाथ देख दूंगा। अब मैं यही चाहता था कि वो मुझसे हाथ दिखाएं और फिर उसके बाद में मैं फिक्स करूं। तो फिर हुआ ये कि साहब डाउन कैंपस में लेक्चर हॉल है, उस L3 लेक्चर हॉल में अंदर मैं बैठा, लाइन लगा के बाहर पूरा बैच उनका, एक एक करके सब लड़कियों की मैंने भविष्यफल कथन किया और भविष्यफल बताया उनका हाथ देखा, और सारी लड़कियां खुश। सारी लड़कियों ने कहा कि अब बताओ जगदीश्वर तुम करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, खाली एक काम करना है, देखो 2 दिन बाद पोलिंग है, तो मैं ये चाहता हूं कि पोलिंग के दिन तुम बैज लगा के यहां पर तुम खड़े हो जाना है, बस लैंग्वेज के गेट पर आके, स्कूल ऑफ लैंग्वेज के गेट पर आके। साहब वो पूरी की पूरी एक लड़कियां थीं, वो इलेक्शन के दिन, पोलिंग के दिन। और स्कूल ऑफ लैंग्वेज में हमारी मुश्किल ये थी कि हमारे पास में लड़कियां नहीं होती थी, कम लड़कियां होती थी, गिनती की 2-4। वो पूरा बैच एकदम बहुत सुंदर लड़कियां, बहुत ही अच्छी जहीन लड़कियां, समझदार लड़कियां, वो आई सारी की सारी, सच के आई बाकायदा बढ़िया ड्रेस में, और उनको हमने बैच दिया। तो उनका वोट किसे देना है? मैंने कहा वोट तुम्हें जिसको मन में आया उसे देना, लेकिन बैच तुम हमारा लगा के खड़ी रहोगी। अब वो बैच लगा के एक साथ 25 लड़कियां खड़ी हुई हैं और वो SFI के लिए वोट मांग रही हैं। सीताराम येचुरी पोलिंग के दौरान आए, बोले कि यार ये बताओ मुझे, ये लैंग्वेज में लड़कियां ही नहीं थी, ये इतनी लड़कियां कहां से आई? या तो कभी लड़कियां मिलती नहीं थी लैंग्वेज में इतनी। तो मैंने उससे कहा कि सीता
ये लड़कियां मार्क्सवाद से नहीं ज्योतिष से आई हैं। मैंने कहा हाँ यार, रैशनल पॉलिटिक्स की बात करने से ये सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ज्योतिष की बात करने से ये बिल्कुल सब चीज मानने के लिए तैयार हो गई। बोले आश्चर्य। वो सारी लड़कियां जब तक रही वो मेरा थी, तो मैंने हाथ देखा था ना उनका। वो हमेशा एसएफआई को वोट भी देती थी। अब आप इस घटना को ध्यान से देखिए, इसमें कौन सी चीज घटी है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं घटी कि मैंने उनका हाथ देखा, जी नहीं। मैंने उनका भविष्य फल बताया, ये जी नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उन्होंने अपना हवाले कर दिया। अब मैं जो कहूंगा वो भी मानेंगे। ये इसे कहते हैं ज्योतिष का असर, कि जब आप ज्योतिष जाते हैं तो पहला काम ये करते हैं कि अपनी बुद्धि उसके हवाले कर देते हैं, और फिर वो जैसे गाइड करता है वैसे आप निर्देशित होते हैं। और यही ज्योतिष की सबसे खतरनाक चीज है। यही ज्योतिष की सबसे इरेशनल चीज है कि वह जो उसके पास वो पहले सरेंडर करता है, वो अपना विवेक सरेंडर करता है। मैं जानता हूं, इसलिए मुझे ये कहने में फख्र भी होता है। मैं कभी जेएनयू में मैंने ये छुपाया नहीं। मैं जितने फख्र से ये कहता था कि मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं एसएफआई का मेंबर हूं, मैं छात्रों का नेता हूं, मैं ज्योतिषी भी हूं, मैं ज्योतिषाचार्य हूं, क्योंकि मैंने वो शास्त्र पढ़ा है। मैं जानता हूं उसकी तमाम पेचीदगियों को जानता हूं, उसकी तमाम किस्म की जो है एब्सर्डिटी को भी जानता हूं। तो अगर मुझसे यह कहा जाए कि ज्योतिष को तुम मानते हो कि जानते हो, तो मैं कहूंगा कि मैं मानता नहीं हूं, मैं जानता हूं। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।